बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट का सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर एक सर्किट के अंदर आपने रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर इन सीरीज़ कनेक्ट किए हुए हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके क्या होगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगी और एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगी। उस टाइम पे सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम। अब अगर हम देखें वही कंपोनेंट्स उठा के हम पैरेलल में लगा दें तो सर्किट का नाम बनेगा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। सर्किट को डिफाइन इस तरह से करेंगे, इफ़ एन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ कैपेसिटर देन इट इज़ कॉल्ड एन एलसी पैरेलल सर्किट। यानी अगर आप दो कंपोनेंट्स एल इंडक्टर और सी कैपेसिटर जो है बजाय सीरीज़ में इनको आप पैरेलल में कनेक्ट कर दें, यहाँ पे आपने एक इनपुट वोल्टेज का सोर्स लगाया हुआ है। कैपेसिटर और इंडक्टर को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और एक इनपुट सोर्स ऑफ सिग्नल से कनेक्ट कर देंगे तो आपके पास ये एक एलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो है वो बन जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ लिखा है कंसीडर एन एलसी पैरेलल सर्किट, इट इज़ excited by an alternating source of voltage whose frequency could be varied। अब यहाँ पे एक आपको जो सोर्स ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, इसका मतलब है ये एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज है। द इंडक्टेंस कॉइल L हैज़ अ रेजिस्टेंस R which is negligibly small. The capacitor current leads the voltage whereas inductance current lags the voltage। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो इंडक्टेंस कॉइल है इसकी एक रेजिस्टेंस होगी जिसकी बहुत स्मॉल वैल्यू होगी। अब सेकंड, आपने जब RC और RL सीरीज सर्किट पढ़े वहाँ पे आपने ये भी देखा कि जो कैपेसिटर है ये करंट को लीड करता है बाय 90 डिग्री, जबकि इंडक्टर के अंदर करंट जो है वो लैग कर जाता है। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी जब आएगी तो क्या होगा, आपको पता है जो होता है पैरेलल उसके अंदर करंट डिवाइड हो जाता है जबकि वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर ये पैरेलल में लगे हुए कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके क्या होगा, इसका करंट और इसका करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एट दैट टाइम लगता तो यही है कि सर्किट के अंदर ज़ीरो करंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सर्किट के अंदर ज़ीरो करंट नहीं बल्कि कुछ बहुत छोटी अमाउंट या वैल्यू का करंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। वो इसलिए कि इस इंडक्टर की कुछ रेजिस्टेंस आर है। आपको पता है जहाँ पे भी स्मॉलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस भी होगी वो करंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ इधर लगे हुए स्मॉल रेजिस्टर या स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे कुछ करंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब जब हमने सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट बनाया हमने उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। उसकी फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू आई थी 1/2 पाई अंडर रूट LC। सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पैरेलल सर्किट के लिए भी लाई करेगी। आपको इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो इधर से सॉल्व कर लें, XL = XC, इसकी वैल्यूज़ पुट करें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के अंदर पुट की इसकी वैल्यूज़, और फ्रीक्वेंसी को आप निकाल लें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को। ठीक हो गया, या इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली उसके बाद आपने सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के केस में। बिल्कुल उसी तरह हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के केस में भी कुछ सर्किट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखी हुई है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस सर्किट की। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय FR = 1/2 पाई अंडर रूट LC। यानी कि जब इन कंपोनेंट्स को आपने पैरेलल में लगा दिया तो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट क्या है, यही रहेगी जो सीरीज़ के केस में आई। सेकेंड, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द सर्किट इम्पीडेंस इज मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज L/CR। ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं जैसे सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट की इम्पीडेंस मिनिमम हो गई थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा केस होगा। यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट की इम्पीडेंस जो होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी सर्किट मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी L/CR।
अच्छा, थर्ड पॉइंट है जी, एट द रेजोनेंस द करंट इज मिनिमम एंड इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज, सो द पावर फैक्टर इज 1। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके जब इम्पीडेंस जो है वो मैक्सिमम है, तो दैट मीन्स जो करंट होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। करंट मिनिमम होगी बट इन फेज विद वोल्टेज होगी। तो जब करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं तो थीटा आपको पता है 0 डिग्रीज बनता है। जब 0 डिग्रीज होगा तो cos 0 1 होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। तो पावर फैक्टर जो है वो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में भी 1 आया था और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में भी क्या आया है, 1 आया है। क्या क्या चीज़ें दोनों के अंदर सेम थी, उसमें भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की यही वैल्यू थी और इसमें भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की यही वैल्यू है। उसमें भी पावर फैक्टर 1 आया था, इसमें भी पावर फैक्टर 1 आया है। लेकिन सीरीज रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस मिनिमम थी और करंट मैक्सिमम थी, जबकि यहाँ पे इम्पीडेंस मैक्सिमम है और करंट मिनिमम है। यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, जैसे हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट में बनाया था ग्राफ। उस ग्राफ ने शो किया कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट मैक्सिमम ड्रॉ हो रही थी सर्किट में से, और ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिनिमम करंट, ये करंट की कर्व है ये वाली, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। ये है जी रेजोनेंस करंट। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। फोर्थ पॉइंट है जी, एट रेजोनेंस द ब्रांच करंट्स IL एंड IC में ईच बी लार्जर देन द सोर्स करंट IR। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ब्रांच करंट्स जो हैं IL और IC जो हैं ये इस वोल्टेज सोर्स की करंट से ग्रेटर हो सकती हैं। तो अगेन इसकी वही एक्सप्लेनेशन है कि ये दोनों एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है। तो ये दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, तो मे बी ये मोर करंट ड्रॉ करें देन दी वोल्टेज सोर्स करंट। तो ये था हमारा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट के साथ और कुछ इसके डिफरेंसेस भी हैं, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी 3 फेज AC सप्लाई। अब स्टूडेंट्स आपको पता है AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। जो आपके पास AC जनरेटर था, प्रीवियस अपने चैप्टर में आपने AC जनरेटर पढ़ा कि जो भी जनरेटर होगा वो करंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, वो साइनोसाइडल होता है। साइनोसाइडल इस तरह का होता है, अब सबको पता ही है कि इसकी वैल्यू पहले साइकिल में इंक्रीज़ होती है, मैक्सिमम पे जाती है, फिर डिक्रीज़ होती है, 0 पे चली जाएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगी, फिर डिक्रीज़ होगी, फिर 0 पे आ जाएगी। यानी अगर ये वाला सोर्स आप इनपुट वोल्टेज किसी चीज़ को दे दें तो क्या होगा उस चीज़, अगर आपने कोई बल्ब जो है वो जलाना है और ये वाला आप उसको वोल्टेज दें, क्या होगा, बल्ब पहले रोशन होगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस पे जाएगा, फिर उसकी ब्राइटनेस कम होना शुरू हो जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा जब यहाँ पे पहुँचेगा। फिर अगेन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब फिर अगेन वो लाइटन अप होना शुरू होगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी, फिर डिम होना शुरू हो जाएगा, फिर वो ऑफ हो जाएगा। तो क्या इस इनपुट सोर्स से आप एक बल्ब को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं वोल्टेज के, बार बार लाइट जो है वो ब्राइट हो रही है या डिम हो रही है, ब्राइट हो रही है डिम हो रही है, इससे तो एक उलझन सी क्रिएट हो जाएगी कि क्या बार बार चीज़ जो है चीज़ों के ख़राब होने का भी खदशा होगा। दैट मीन्स कि हमें कोई कांस्टेंट सप्लाई चाहिए जो ज़ीरो ना हो, यानी हमें एक ऐसी सप्लाई चाहिए जो ज़ीरो ना हो, कभी भी जिसकी वैल्यू 0 पर ड्रॉप ना हो। तो अगर हमने AC सोर्स से ही सप्लाई देनी है तो इसका मतलब है कि एक सोर्स से काम नहीं चलेगा। हमारे पास अगर इसी तरह की 2-3 वेव्स हों जिनके अंदर फेज डिफरेंस भी हो तो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं। तो टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड है कि 3 फेज AC सप्लाई आप किस तरह दे सकते हैं। एंड इसको हम पढ़ते हैं, एन AC जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल विद अ पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स। आपने देखा कि जो AC जनरेटर था उसके साथ एक स्लिप रिंग की पेयर लगा हुआ था। व्हेन कॉइल रोटेट्स द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेटेड अक्रॉस द स्लिप रिंग्स। जब कॉइल जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही थी तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो था वो प्रोड्यूस हो रहा था अक्रॉस स्लिप रिंग्स।
इन 3-phase AC generator there are 3 coils inclined at 120 डिग्री टू ईच अदर। अब जो सिंगल हमने नॉर्मल AC पढ़ा हुआ है उसमें हमने पढ़ा था कि एक ही उसके अंदर कॉयल होगी, कॉयल के 2 एंड होंगे, 2 एंड्स के साथ पेयर ऑफ स्लिप रिंग यानी 2 स्लिप रिंग लगे होंगे। अब अगर हम यूँ करें, हाँ जी, अब अगर हम एक इस तरह का जनरेटर बनाएं जिसके अंदर हम 3 कॉयल लगा दें, तो इसका मतलब है 3 कॉयल लगाएंगे तो 6 एंड्स होंगे उनके और 6 ही स्लिप रिंग यानी 3 पेयर का मतलब आप समझते हैं 2 होंगे एक पेयर के अंदर, तो अगर 6 स्लिप रिंग हैं तो 3 पेयर बनेंगे। तो हर जो कॉयल है उसको हम इस तरह रखेंगे कि वो दूसरी कॉयल के साथ 120 डिग्री के एंगल के ऊपर पड़ी होगी। यहाँ पे ये दिखाया भी हुआ है, ये 3 कॉयल्स हैं, हर कॉयल दूसरी कॉयल के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाए। तो आप समझें कि आपने जनरेटर के अंदर बिल्कुल इसी तरह उठा के 3 कॉयल्स लगा देनी है, तीनों के 6 एंड्स होंगे। अब जो होगी 3-phase सप्लाई उसकी 6 आउटपुट टर्मिनल नहीं होंगे बल्कि 4 होंगे। 4 किस तरह होंगे, 3 होंगे लाइव वायर्स और एक चौथी होगी अर्थ वायर, यानी उसके अक्रॉस आपने वोल्टेज को न्यूट्रल किया होगा। तो 6 जो स्लिप रिंग्स थे उनसे आपने निकाले 3 पेयर से 3 लाइव वायर्स और एक वायर को आप क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। अच्छा जी, व्हेन दीज, अब उसी को अगेन हम पढ़ते हैं, ईच कॉइल इज कनेक्टेड टू इट्स own slip rings. When these coils rotate in the magnetic field, 3 alternating voltages are generated across the slip rings. The phase difference between these voltages is 120 degree. When voltage across the first pair of slip ring is 0, having a phase 0, then at the same instant the voltage across the second pair of slip rings has a phase of 120 degrees. अब ये लोग ये यहाँ पे ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने जनरेटर के अंदर 3 कॉइल्स लगाई तो पहली वाली कॉइल जो है वो किसी और फेज़ के ऊपर घूम रही होगी, दूसरी वाली कॉइल का कुछ और फेज़ होगा, तीसरी वाली कॉइल का कुछ और फेज़ होगा। हर कॉइल का फेज़ डिफरेंस दूसरी से कितना होगा, 120 डिग्री। अब जो पहली कॉइल है वो घूम रही है और वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है, इस तरह से वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है कि वो इस पॉइंट पे आ गई है 0 पे। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है आउटपुट क्या हो गया, 0। तो आउटपुट जो है हम चाहते हैं कि 0 ना हो, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जो सेकंड वाली कॉइल है वो यहाँ पे उसका कुछ और फेज़ होगा, मे बी वो इस पॉइंट के ऊपर आके मैक्सिमम वोल्टेज दे दे इस तरह करके। तो दैट मीन्स कि आपको आउटपुट मिल रहा है। पहले वाली का अगर 0 होगा तो दूसरी वाली कॉइल से आपको मिल गई करंट। तो इस तरह से जब दूसरी वाली 0 पर जाएगी तो मे भी पहली वाली भी 0 पे हो तो क्या होगा, थर्ड वाली जो कॉइल है वो वोल्टेज प्रोवाइड कर देगी। तो इस तरह कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जब वोल्टेज 0 हो जाए। कोई ना कोई कॉइल जो है वो 0, किसी एक कॉइल ने जब 0 पे होना तो दूसरी दोनों में से कोई ना कोई कॉइल जो है वो आउटपुट वोल्टेज दे देगी। यही चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। व्हेन वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट पेयर ऑफ स्लिप रिंग इज 0, हैविंग अ फेज 0, देन एट द सेम इंस्टेंट द वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स हैज़ अ फेज ऑफ 120 डिग्रीज. Similarly, the third pair has a phase of 240 degrees. The three-phase generator has 6 terminals, 2 for each pair of slip rings, but is here only 4 terminals because starting point of 3 coils is common, which is usually earthed with shaft of the generator. यानी कि जो चौथा जो आपने टर्मिनल अर्थ किया हुआ है वो कॉमन है तीनों कॉइल्स के अंदर और वो शाफ्ट ऑफ जनरेटर के साथ कनेक्टेड है. द अदर 3 एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू 3 सेपरेट टर्मिनल्स A, B एंड C. अच्छा जी, अब इस तरह की सप्लाई आ रही है, 3 वेव्स हैं. ये है जी वाई एक्सिस जिसपे वोल्ट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर टाइम को रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज की सप्लाई आ रही है. ये जो कम डॉटेड है, जो ज़्यादा डॉटेड लाइन है ये सेकंड फेज है, और जो कम डॉटेड लाइन है ये थर्ड फेज की सप्लाई है. अब आप देख रहे हैं कोई एक, ये यहाँ पे हो गई 0, इस टाइम पे ये भी सप्लाई दे रही है और ये भी दे रही है. अब जब ये 0 होगी इस टाइम पे ये भी सप्लाई दे रही है, ये भी सप्लाई दे रही है. कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे तीनों 0 हो जाएं. कोई ना कोई कॉइल जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड करेगी.
अच्छा जी, इन कॉइल्स को ज़रा इस तरह भी देख लें, जनरेटर के अंदर ये किस तरह लगी होंगी। ये तीनों कॉइल्स 120 डिग्री के फेज डिफरेंस के ऊपर पड़ी होंगी। ये तीनों का जो कॉमन पॉइंट है इसको उन्होंने अर्थ किया हुआ है, इस कॉइल को बोला है ये 0 वोल्ट पे है, यानी न्यूट्रल है इस वक्त। ठीक हो गया जी। अब ये तीनों जो वायर हैं इनको आप बोलेंगे लाइव वायर्स हैं। तीनों वायर लाइव वायर हैं। अब दो लाइव वायर्स के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वो होगा 400 वोल्ट, और एक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा वो होगा 230 वोल्ट। यानी इस लाइव वायर और न्यूट्रल के बीच में भी 230 वोल्ट है, इस लाइव वायर और न्यूट्रल के बीच में भी 230 वोल्ट है, इस लाइव वायर और वोल्टेज न्यूट्रल के बीच में भी 230 है। लेकिन दो लाइव वायर के आपस में बीच में कितना वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, 400 वोल्ट। यानी कि ये 400 वोल्ट तक की आउटपुट दे सकती है। तो 400 वोल्ट पे कम ही अप्लाइंसेस चलती हैं घरों में, तो जो अप्लाइंसेस हैं वो 240 या 220 वोल्ट पे भी चल जाती हैं। इतना हैवी जो वोल्टेज है ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह को चाहिए होता है, जहाँ पे हैवी मशीनरी जो है वो रन कर रही होती है। उन हैवी मशीनरी को रन करवाने के लिए हमें इतनी बड़ी वैल्यू का वोल्टेज चाहिए होता है। तो ये जो 3 फेज सप्लाई है इसकी ज़्यादातर ज़रूरत फैक्ट्रीज़ वगैरह को ही पड़ती है। यही सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं ये यहाँ पे भी लिखी हैं। द वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल्स ए बी एंड सी एंड न्यूट्रल लाइन इज़ 230, यानी एक लाइव वायर और न्यूट्रल लाइन के बीच में 230 होगा। ड्यू टू फेज शिफ्ट ऑफ 120 डिग्री द वोल्टेज अक्रॉस एनी टू लाइन्स इज़ अबाउट 400 वोल्ट, यानी कि दो लाइव वायर के बीच में वोल्टेज का कितना डिफरेंस होगा, 400 वोल्ट होगा। अब जी हमारे पास 3 फेज सप्लाई का एडवांटेज क्या है, वही जो मैंने आपको बताया। द मेन एडवांटेज ऑफ 3 फेज सप्लाई इज़ दैट द टोटल लोड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड नन ऑफ द लाइन इज़ ओवरलोडेड, यानी कि कोई भी एक जो वायर है वो ओवरलोडेड भी नहीं होगी, तीनों मिल के हैवी सप्लाई प्रोवाइड करेंगी। इफ़ हैवी लोड कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड मोटर्स इज सप्लाइड पावर फ्रॉम अ सिंगल फेज सप्लाई, इट्स वोल्टेज इज़ लाइकली टू बी ड्रॉप एट फुल लोड। यानी अगर आप एक सिंगल फेज एसी जनरेटर से हैवी सप्लाई देना शुरू कर दें तो इसकी कहीं ना कहीं पे जाके वैल्यू हो जानी है 0। तो क्या है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं उनके ख़राब होने का खदशा होगा, डिवाइसेस जो हैं वो जल सकती हैं ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो लोड को डिवाइड करने के लिए 3 फेज सप्लाई जो है वो यूज़ होती है कि इतना हैवी जब आपने करंट या वोल्टेज प्रोवाइड करना है तो वो एक वायर से ना जाए बल्कि 2-3 वायर्स लगी हों जिनके थ्रू मिलके ये जाए। सेकेंड एडवांटेज ये है जी, सम स्पेशल डिवाइसेस ऑपरेट एट 400 वोल्ट, सो 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड्स 400 वोल्ट टू दोज डिवाइसेस। कुछ स्पेशल ऐसी डिवाइसेस जैसे एसी वगैरह या बहुत बड़ा जो एसी वगैरह होगा उसको 400 वोल्ट की इनपुट चाहिए होती है, तो उस किस्म की अप्लाइंसेस को रन करवाने के लिए 3 फेज सप्लाई जो है वो यूज़ होगी। तो ये था हमारा टॉपिक 3 फेज एसी सप्लाई, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में आपने 3 फेज सप्लाई जो है वो एसी जनरेटर के अंदर 3 कॉइल्स लगा के बना ली, और ये जो है हैवी मशीनरी वगैरह को रन करने के लिए यूज़ होंगी। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट और 3 फेज एसी सप्लाई।